हाय फ्रेंड्स। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेटिक्स टेक। तो आज हम फिर दोबारा पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल किस तरीके से यूज़ होता है, किस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन में इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं, और ट्रेडिशनल वे में जब हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, और आईओसी कंटेनर के थ्रू जब इंस्टेंसेस को मैनेज किया जाता है तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। साथ ही आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर किस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं, इनके इंस्टेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने जो बताया था वो एक्सप्लेनेशन थी कि आप मैं उसे थोड़ा सा दोबारा से रिकंटिन्यू कर देता हूँ। पहला था कि आईओसी कंटेनर क्या है, और ट्रेडिशनल वे में जब ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं और आईओसी कंटेनर के थ्रू करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होता है। दूसरा मैंने बताया था कि आईओसी कंटेनर का जो लाइफ मैनेज किया जाता है वो किस वे में मैनेज किया जाता है। वो तीन तरीके से मैनेज होता है। एक आपका सिंगलटन है, दूसरा आपके पास ट्रांजिएंट है, और तीसरा जो है स्कोप है। और इसको मैं पिछले वीडियो के अंदर समझा चुका हूँ। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देखिए, और मुझे कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बताइएगा। और पिछले वीडियो के अंदर मैंने वेल तरीके से एक्सप्लेन किया था कि ये तीनों चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, कहाँ पर हमें यूज़ करना चाहिए, कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने कोई भी कंटेनर यूज़ नहीं किया था, बट अभी जो है मैं कंटेनर यूज़ करने वाला हूँ। तो आईओसी कंटेनर में मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। उसमें कुछ बताया था कि आपके पास ऑटो फैक्ट है, निंजैक्ट है, उसके बाद दूसरे यूनिटी है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपके पास है, वो भी कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो माइक्रोसॉफ्ट का है उस कंटेनर को यूज़ करने वाला हूँ, और उसके थ्रू अपने ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि कैसे वर्क करता है, किस तरीके से काम करता है। कि अगर आपने एक इंस्टेंस बना लिया है तो इंस्टेंस जो है वो कैसे वर्क करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर किसी इंस्टेंस को यूज़ करना चाहते हैं तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो तीन तरीके से इंजेक्ट हो सकती है, तीन तरीके से यूज़ हो सकती है। फर्स्ट आपके पास कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट कर सकते हैं, सेकेंड आपका मेथड के थ्रू है, और थर्ड जो है वो आपका प्रॉपर्टी के थ्रू है। तो इट विल एंटायरली डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा मेथड जो है वो यूज़ करना चाहते हैं आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो मैं माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करने वाला हूँ इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसे इनिशलाइज करके बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इनिशलाइज करते हैं तो कैसे आप उसे इनिशलाइज कर सकते हैं, और डिपेंडेंसी इंजेक्शन का क्या बेनिफिट है ये ऑलरेडी हम पीछे देख चुके हैं। तो फिलहाल हम क्या काम करते हैं कि ऑलरेडी लास्ट टाइम हमने कुछ चीज़ें बनाई थी उसी को यूटिलाइज़ कर लेते हैं, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट के डिपेंडेंसी इंजेक्शन को की जो लाइब्रेरी है न्यूगेट के ऊपर वो आपको लेके आनी होगी। तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डॉट डिपेंडेंसी करके हमारे पास ऑप्शन आता है, एक्सटेंशंस डॉट डिपेंडेंसी, ये हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सटेंशन डॉट डिपेंडेंसी। इसका जब भी आप यूज़ करें तो लेटेस्ट वर्जन यूज़ कीजिएगा। कुछ वर्जन जो है वो डेप्रिकेटेड हैं तो आप डेप्रिकेटेड वर्जन यूज़ ना करें, क्योंकि हो सकता है वो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो बेटर वे यही है कि जो आपका लेटेस्ट स्टेबल बिल्ड है उसी को यूज़ करें। तो यहाँ पर जो न्यूगेट पैकेज हमारे पास स्टेबल है वो 8.0.0 है, तो हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन में कई बार टाइम लगता है, वो आपके नेटवर्क के बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका नेटवर्क जो है वो कितना फास्ट है। अगर ज़्यादा फास्ट है तो बड़ी तेज़ी से वो इंस्टॉल कर देगा, अगर स्लो है तो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, वेट कीजिए जब तक कि वो इंस्टॉल ना हो जाए। जब ये इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद हमने कहा कि कंटेनर यूज़ करने के बाद आपने उसे अपनी एप्लीकेशन में ले लिया है, यूज़ कर लिया है। अब आपको उसको इनिशलाइज़ करना है, जो जो चीज़ें आप चाहते हैं वो आप वहाँ पर इनिशलाइज़ करते हैं। तो इनिशलाइज़ करने के लिए मैं यहाँ पर WPF का एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप .NET कोर यूज़ कर सकते हैं, ASP.NET कोर यूज़ कर सकते हैं, या जिस एप्लीकेशन में आप यूज़ करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया है, app.xaml के अंदर यहाँ पर जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो ये इसका एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको जो भी मेरा डिपेंडेंसी
कंटेनर है उसके अंदर अपनी जो भी मेरे पास डिपेंडेंसीज़ हैं उनको रजिस्टर कर लेता हूँ। तो मैं उन डिपेंडेंसीज़ को कैसे रजिस्टर किया जाता है वो पहले समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का मैंने यूज़ किया तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए ही मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँगा। लास्ट टाइम हमने जैसे एक लॉगर बना रखा था, तो एक मैं क्या करता हूँ और आई डाटा सर्विस करके एक इंटरफेस है उसका इम्प्लीमेंटेशन लेते हैं, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर रहे कि हम करने क्या वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम जाएं न्यू आइटम के अंदर और यहाँ पर हम आई डाटा सर्विस करके एक इंटरफेस ले लेते हैं, इसको जो भी दिया हुआ है उसे डिफ़ाइन कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुका हूँ, इसे दोबारा नहीं करना चाहता। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बनाया था, उस छोटे से एग्जांपल को हम यूज़ करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद हमारे पास इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डाटा सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन हमें लेनी पड़ेगी। तो डाटा सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन भी हम ले लेते हैं, यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर आई डाटा सर्विस जो हमने लिया था वो इसे दे देते हैं आई डाटा सर्विस। अब ये कहता है कि इसके अंदर जो कुछ है इम्प्लीमेंट जो इंटरफेस है वो क्या है वो आपको बेहतर तरीके से पता है, जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, कि आप उसके अंदर जो भी डिफाइन करते हैं वो आपको जिस क्लास के ऊपर आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं वहाँ पर आपको उस चीज़ को डिफाइन करना पड़ता है, यानी उसे बॉडी देनी पड़ती है। इंटरफेस के अंदर आप सिर्फ डिक्लेरेशन देते हो, बट उसकी बॉडी जो होती है जहाँ पर भी उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वहाँ पर उसकी बॉडी दी जाती है। तो ये हमने यहाँ पर इसको बना लिया है। इसके अंदर एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो सिंपल एग्जांपल को ही हम यूज़ कर लेते हैं जैसे समझने में आपको आसानी हो। अब हम आगे चलते हैं। ये काम हमने कर लिया है, पहले ही एक आई लॉगर हम ऑलरेडी बना चुके थे, तो उसको मैं दोबारा कंटिन्यू नहीं करता। जो नहीं है उसको हम देखते हैं। अब जब हमारे पास मेन जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए काम करना है, तो सबसे पहले जो हमारी ये दोनों डिपेंडेंसीज हैं इनको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके अंदर आ जाइए और यहाँ पर आई सर्विस प्रोवाइडर है। तो आई सर्विस प्रोवाइडर जो है कि जो भी आप चीज़ें रजिस्टर करते हैं उसका इंस्टेंस को रिजॉल्व करने में ये हमारी हेल्प करता है। तो आप अगर कई तरह के कंटेनर मैंने बताया, यूनिटी यूज़ कर सकते हैं, पिज्म का भी कंटेनर है उसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऑटोपैक है, इंजेक्ट, बहुत सारे हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आप किस टाइप की एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, किस टाइप की एप्लीकेशन के अंदर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, या फिर आप किस टाइप का फ्रेमवर्क ले रहे हैं, वहाँ पर किस टाइप का सपोर्ट है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो फ़िलहाल हमने आई सर्विस प्रोवाइडर ले लिया है। आई सर्विस प्रोवाइडर के साथ हम क्या करते हैं, इसके अंदर अपनी सर्विसेज को जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर है उसको हम यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर इसे इनिशियलाइज कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो मेथड बनाया है मैं उसे दोबारा से यहाँ पर रजिस्टर कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर बना दिया। अब मैंने क्योंकि व्यू के साथ भी मुझे काम करना है, तो व्यू के अंदर भी कुछ चीज़ें मुझे, क्योंकि यहाँ पर मैं एमवीवीएम पैटर्न डब्ल्यूपीएफ के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ, तो आप उसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक मेन व्यू विंडो बना लेता हूँ। एक व्यू मॉडल बना लेते हैं। व्यू मॉडल के लिए कर देते हैं हम व्यू मॉडल्स। इसके अंदर एक हम मेन व्यू मॉडल नाम से क्लास बना लेते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि WPF ही यूज़ करें, आपको जो जिस टाइप की आप एप्लीकेशन लेके चल रहे हैं आप अपने हिसाब से बनाइएगा। इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप WPF में ही इसे यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि WPF में यूज़ होगा। यहाँ पर बाइंडेबल बेस से इसे मैं इनहेरिट कर देता हूँ। अब यहाँ जो मेथड मेन विंडो के अंदर बना हुआ था, यहाँ पर मैं ये वाला जो प्रोसेस है क्लिक वाला ये हटा देता हूँ, और क्योंकि मैं MPVM पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आप WPF में काम करते हैं तो MPVM पैटर्न से फैमिलियर होंगे, और
अगर आप WPF में काम नहीं करते हैं तो आप सिर्फ मेथड देखिएगा कि किस तरीके से हम इसे यूज़ कर रहे हैं, यानी IOC कंटेनर में किस तरीके से हमने इनिशियलाइज़ किया और कैसे हम उसे आगे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कमांड के थ्रू बाइंड कर देता हूँ, बाइंडिंग, और यहाँ पर हम जो भी कमांड इसको बाइंड करना चाहें उसे ले लेते हैं, शो डिपेंडेंसी कमांड। अब ये जो शो डिपेंडेंसी कमांड है, अब हमने यहाँ पर क्योंकि मेन व्यू मॉडल बना लिया है तो इसका कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें इनिशियलाइज करना है जो सर्विसेज हमने रजिस्टर की हैं। तो सर्विसेज जो हमने रजिस्टर की हैं अभी, ये दो सर्विस रजिस्टर की थी, एक आई लॉगर में टाइप की और एक आई डाटा सर्विस में। तो हम दोनों को जो है यहाँ पर कॉल कर लेते हैं और देखते हैं मेन व्यू मॉडल के अंदर। सबसे पहले इनके लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप इनिशियलाइज कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वन टाइम प्रोसेस है, तो हम इसीलिए प्राइवेट रीड ओनली और जो हमारा टाइप है वो ले लेते हैं और इसका नाम जो है वो हम दे देते हैं जो भी देना चाहें। मैं फ़िलहाल इसे नल से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, आपके लिए जिसमें आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से काम कीजिएगा। तो ये यहाँ पर हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि ये नलेबल टाइप चाहिए तो मैंने इसे नलेबल डिक्लेयर कर दिया। अब ऐसे ही क्या करें, एक दूसरा बना लीजिए, प्राइवेट रीड ओनली, और जो है आई डाटा सर्विस करके हमने बनाया था वो हमने ले लिया। अब इन दोनों को क्या करें, आप इंजेक्ट कर दीजिए, इन दोनों को इनिशियलाइज कर लेते हैं पहले नल से। अब ये जो हमने लिए थे आई डाटा सर्विस और आई लॉगर, इन दोनों को कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कर लीजिए। यहाँ जो हम काम कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्टर में डिपेंडेंसी इंजेक्शन को क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। तो अब ऐसे ही जो है दूसरा वाला ले लीजिए जो आई डाटा सर्विस है हमारे पास। और इन दोनों का इंस्टेंस है वो आप लोकल वेरिएबल के अंदर कैप्चर कर लीजिए, दिस डॉट लॉगर इक्वल टू लॉगर, क्योंकि मैंने सेम नेम रखा है, आप चाहें तो डिफरेंट नेम रख लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम नेम लेके चलें। वेरिएबल डिक्लेरेशन आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप जो चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों जो है इंस्टेंसेस को कैप्चर कर लिए, किसके थ्रू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैप्चर किए हैं, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही मैं अपनी सर्विसेज को इंजेक्ट कर रहा हूँ। तो इंजेक्ट करने से पहले पहले हमें उसे रजिस्टर करना पड़ता है। तो रजिस्टर हमने कर दिया, हमने कहा सिंगलटन यूज़ करना है। अब सिंगलटन ही क्यों यूज़ करना है, ज़रा इसको भी सोचने की कोशिश कीजिए कि मैं अगर कहता हूँ कि मुझे सिंगलटन ही इसका इंस्टेंस यूज़ करना है तो वही क्यों यूज़ करना है सिंगलटन। अब इसका कारण क्या है कि जो ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपकी एक सिस्टम पे चल रही है और ये विंडो टाइप की एप्लीकेशन है। तो विंडो टाइप की एप्लीकेशन है तो एक टाइम पर तो एक ही एप्लीकेशन चलेगी। तो यहाँ पर अलग अलग मल्टीपल इंस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक के लिए हम स्कोप टाइप में कुछ वेरिएबल भेजें और कई लोग जो हैं उसको यूज़ कर रहे हैं। तो सर्वर पे है नहीं, ये आपके लोकल सिस्टम के ऊपर चल रहा है, इसीलिए मैंने सिंगलटन से इसे इनिशियलाइज कर दिया है। ट्रांजेंट मैंने इसलिए किया है कि जो व्यू बनेगा उन सब का व्यू जो है वो अलग अलग बनना चाहिए। बट व्यू मॉडल मैंने सिंगलटन टाइप का रखा है। मैंने कहा कि सिंगलटन इसलिए है कि एक ही जो व्यू मॉडल का इंस्टेंस है वो मैं सब जगह यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको इनिशियलाइज कर लिया है। अब हम इसे यूज़ कर चुके हैं, इनिशियलाइज कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमने मेन व्यू मॉडल बनाया था, इस मेन व्यू मॉडल के अंदर हमें अभी एक बाइंडिंग की है। बाइंडिंग का कंसेप्ट क्या है, बहुत सारे जो व्यूअर हैं उनको समझ में नहीं आएगा ये बाइंडिंग का कंसेप्ट क्या है, बट जो नॉर्मली WPF से एप्लीकेशन टाइप को यूज़ करते हैं या उन्हें पता होगा कि ये जो हम यूज़ करते हैं वो बाइंडिंग किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो क्लिक इवेंट होता है वो पीछे हम यूज़ कर रहे थे, क्लिक इवेंट ना करके हम एम्बीबीएम में इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज किया, तो वहाँ पर उसे कैप्चर करके हम जो प्रोसेस है वो करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर इसकी जो बाइंडिंग ये थी, इसको भी हमें आगे यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं पब्लिक डेलीगेट कमांड। और इसको प्रॉपर्टी टाइप में हम डिफाइन कर देते हैं गेट एंड सेट। तो यहाँ पर हमने डेलीगेट कमांड बना ली है। अब इसको इनिशियलाइज कर दीजिए, इसे मेथड बना दीजिए इसका, और इसे बता दीजिए कि इसे करना क्या है। डिपेंडेंसी एक मेथड हमने इसे बना दिया है और इस मेथड के अंदर ही हमें यूज़ करना है। इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, जनरेट कर देते हैं मेथड। अब यहाँ पर क्योंकि हमने कहा जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने इंजेक्ट किया था वो लॉगर का इंस्टेंस इंजेक्ट किया था और डाटा सर्विस का किया था। अब लॉगर के पास भी कुछ मेथड पड़ा हुआ है और डाटा सर्विस के पास भी कुछ मेथड पड़ा हुआ है। तो डाटा सर्विस में जो मेथड पड़ा हुआ है ये कहता है रिटर्न स्ट्रिंग। तो इसको हम क्या करते हैं, जो लॉगर का हमारे पास पड़ा हुआ है, तो लॉगर के पास मेथड क्या है, लॉगर डॉट लॉग, और लॉग के अंदर मुझे क्या भेजना है, स्ट्रिंग टाइप का कुछ भी इसको पास कर देना है। अब यहाँ पर हम कहते हैं लॉगर इंस्टेंस, ठीक। अब इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरा मेथड था जो कि हमने डाटा सर्विस लिया है, अब क्योंकि लॉगर के अंदर ऑलरेडी हमने मैसेज बॉक्स दिखा रखा है तो ये जो है ये मैसेज बॉक्स के अंदर हमें शो कर देगा। अब अगर हम इसके अंदर आते हैं व्यू मॉडल में और डाटा सर्विस के बारे में बात करते हैं, तो डाटा सर्विस में जो वैल्यू आपके पास आई है वो रिटर्न कर रहा है, एक मेथड रिटर्न कर रहा है। तो हम यहाँ पर इसी टाइप का एक वैल्यू वेरिएबल ले लेते हैं, रिटर्न रिजल्ट इक्वल टू, किसके पास पड़ा हुआ है ये जो डाटा सर्विस के पास एक मेथड पड़ा हुआ है और डाटा सर्विस में है गेट डाटा। गेट डाटा जो है इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं दिया हमने, सिर्फ पैरामीटर हम कैप्चर कर रहे हैं और यहाँ पर हम शो कर देते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो और करवा देते हैं इसको डाटा सर्विस, और जो वैल्यू हमें मिली है उस वैल्यू को हम यहाँ पर पास कर देते हैं रिटर्न रिजल्ट में जो भी आया है। तो इस तरीके से अब हमने क्या किया, कमांड को हमने बाइंड कर रखा है इसके साथ। तो पहले हम, क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर मैंने क्लिक इवेंट कोड बिहाइंड यूज़ किया था, यहाँ पर मैं एमपीएम पैटर्न में जा रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बता सकूँ कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर आप कोई कंटेनर यूज़ करते हैं तो किस तरीके से उसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, तो वो इंजेक्शन वाला जो पार्ट है वो समझाने के लिए मैंने एमवीएम पैटर्न यूज़ किया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने जहाँ पर बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है वहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको इनिशियलाइज करते हैं और उसके बाद उसके अंदर जो भी आपने मेथड या बाकी चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं उस चीज़ों को यूज़ करें। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। फ़िलहाल हम इसे रन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या करता है। एक मिनट, अभी हमने इसके इंस्टेंस को रिजॉल्व नहीं किया इसीलिए इसने दिया नहीं। व्यू मॉडल का इंस्टेंस हमें यहाँ पे इसको देना पड़ेगा डाटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो दिया नहीं था। मैं इसे इनिशियलाइज करवाता हूँ, दिस डॉट डाटा कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू, क्योंकि ऐप के अंदर हमने एक बना रखा है जो यहाँ पर हमने बनाया था, ये हमने लिया था पब्लिक आई सर्विस प्रोवाइडर। तो यही जो है आई सर्विस प्रोवाइडर को हम ऑलरेडी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर चुके हैं, तो हमें सिर्फ गेट करना है। गेट पब्लिकली है,
सेट सिर्फ एक ही जगह हो रहा है। तो यहाँ पर उसने सेट कर दिया। अब गेट करने का काम है तो हम इसे गेट कर लेते हैं और व्यू मॉडल में गए, हमने कहा सर्विस प्रोवाइडर डॉट गेट सर्विस। किस टाइप की सर्विस हमें इसे चाहिए वो हमें बतानी है। एक मिनट, यहाँ पर ये कह रहे हैं नलेबल टाइप का चाहिए तो इसे नलेबल बना दीजिए। यहाँ पर आगे हम एक व्यू मॉडल है तो व्यू मॉडल हम ले लेते हैं, इसका नाम कहाँ गया, यहाँ पर है ये। ओके, तो यहाँ पर स्टैटिक टाइप का मैंने इसे बना दिया है। अब आप इसके अंदर आइए, ओके, तो गेट रिक्वायर्ड सर्विस करके है। तो गेट रिक्वायर्ड सर्विस के थ्रू जो है ये मुझे इसका इंस्टेंस दे देगा और इंस्टेंस के अंदर जो भी चीज़ें हमने इनिशियलाइज की है वो काम करेगा। मैं इसे रिबिल्ड कर देता हूँ, उसके बाद इसे रन करते हैं। अब डाटा कॉन्टेक्स्ट में आ चुका होगा। बहुत सारी जो यूज़र हैं शायद वो इससे फैमिलियर ना हो। अब यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए पहला जो हमने लॉगर का इंस्टेंस इसको पास किया था तो लॉगर का इंस्टेंस उसने वैल्यू हमें दे दी। फिर दूसरी जो है वो डाटा सर्विस की वैल्यू दे दी। तो इसका मतलब ये है कि आप इस तरीके से जहाँ पर कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपने इंस्टेंसेस को जब आप आईओसी कंटेनर में इनिशियलाइज कर देते हैं तो वहाँ से आप इसे कहीं भी कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इसका प्रोसेस है वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइजेशन करके डिपेंडेंसी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की का कंटेनर में यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पर आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपको यूज़ करके बताया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आईओसी कंटेनर हमें क्यों चाहिए, आईओसी कंटेनर की यूज़ क्या है, आईओसी कंटेनर का यूज़ कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट में, और मेरे पिछले वाले वीडियो को ज़रूर गो थ्रू कीजिए जिससे कि ये जो बातें मैंने बताई हैं वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि नए जो ट्यूटोरियल वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।